लेकिन अगर लेट स्टेज में पता चला है तो वहां पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, रेडिएशन, इसके द्वारा ट्रीटमेंट करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ये कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो है यहीं पे खत्म होता है। इसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। माइक म्यूट करिए, रजत लाल जी माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग प्लीज। माया जी म्यूट कर रहे हैं। रजत लाल जी आप माइक म्यूट करिए 3 बार। ठीक है, तो जब कैंसर के डॉक्टर की हम बात करते हैं, उनके स्पेशलिस्ट 5 ml 3 बार की बात करते हैं, तो उनके लिए हम नाम या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब है कैंसर स्पेशलिस्ट। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं जिसका नाम है PID। बहुत कॉमन शब्द है, आए दिन आप लोगों को सुनने में भी आता होगा कि PID क्या है। मैं एक इमेज शेयर कर रही हूँ, वशिष्ठ जी आप उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम। आधी सुबह आधी शाम, आधी सुबह आधी शाम। बुखार वाली आधी, खांसी वाली 5 ml। आवाज नहीं आ रही मैम। ये चारों आइटम अभी एक साथ देना। 1 मिनट भाई 1 मिनट। अभी मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। देखिए एक इमेज मैंने आपके साथ शेयर करी, मिल गई आपको? यस मैम आ गया है ना, तो सभी को आप सर्कुलेट कर दीजिए। आप वो सब लोग इस इमेज को देखिए। हाँ, आपको PID बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि PID में होता क्या है। कैंसर स्पेशलिस्ट का क्या बताया था आपने? कैंसर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक है, मिल गई सभी को इमेज? 210। जी मैम। जी हाँ मैम मिल गई। PID का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। अब एक इमेज जो मैंने शेयर करी है वशिष्ठ जी के थ्रू, वो आप सब देखें। उस इमेज में आपको जितना भी रेड वाला पोर्शन है, रेड लाइनिंग जहां जहां दिख रही है, वो सारे PID में इन्फेक्टेड या इन्फ्लामेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, जिसमें कि आमतौर पर मेनली जो इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लामेशन होता है फैलोपियन ट्यूब का। दूसरा जिसका इन्फ्लामेशन होगा वो होता है ओवरी का। ठीक है, उसके अलावा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूट्रस के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि बार्थुलिन ग्लैंड हो गया, ठीक है, पेरोटिनाइटिस हो गया, सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, या और ओवरीज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ये मेन ऑर्गन्स जो है जो को, तो उसका भी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन जो है वो होता है। तो हम उसको ऑल टुगेदर एक साथ उनको नाम हमने दे दिया है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसमें कि मेनली फैलोपियन सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं, इनमें इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो है वो कैसे, इसके रीजन हो सकते हैं। तो आमतौर पे कोई बताएगा कि कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है? अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए, कैसे इन्फेक्शन महिला के शरीर में जा सकता है, या कौन सी महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा इस इन्फेक्शन PID कॉमनली अफेक्टेड रहेंगी? किन महिलाओं में आमतौर पे ये PID होगा? कोई बताएगा मुझे? हाइजीन मेंटेन न करना। डायबिटीज जिन फीमेल्स को होगा उनमें इन्फेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होना है तो ठीक है, सीधी सी बात है कि वेजाइनाइटिस अगर हुआ है, वो वहीं पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो आगे असेंड करेगा। असेंड मतलब ऊपर की तरफ फैलना शुरू करेगा, तो वो अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा है, कौन सी महिलाएं हैं? टीनेजर्स।
टीनेजर्स जो हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे असेंड करेगा। टीनेजर्स वेजाइना का पीएच कितना होता है, कोई बताएगा? एसिडिक होता है कि एल्कलाइन? एसिडिक होता है मैम, एसिडिक। एसिडिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर इन्फेक्शन से बचना है तो वेजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक होता है आमतौर पर, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब एसिडिक नहीं होता है, वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, जिससे कि स्पर्म सरवाइव कर सके और ट्रेवल करके ओवा तक पहुंच जाए। ठीक है, ये दो बेसिक चेंजेस आते हैं वेजाइना के पीएच में। अब ऐसी बच्चियां जो मिनार्की में पहुंची नहीं है, तो मिनार्की में जो नहीं पहुंची हैं तो उनका वेजाइनल पीएच जो है वो मोस्टली मोर टूवर्ड्स एल्कलाइन होता है, मोस्टली वो एल्कलाइन की तरफ होता है। ठीक है, क्यों होता है एल्कलाइन उनका वेजाइनल पीएच? क्योंकि वहां पे एक ऑर्गेनिस्ट, एक बेसिलाई की डेफिशिएंसी होती है जिसका नाम है डोर्डेलिन बेसिलाई, DORDERLIN, डोर्डेलिन बेसिलाई। ये बेसिलाई जो है ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट बेसिलाई होता है। ये दीपक जी को इमेज नहीं मिली है, शेयर कर दें इनको भी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, आपको आगे काम आएगा। डोर्डेलिन बेसिलाई जो है वो मिनार्की, मैडम ग्रुप में सेंड करो। कौन है? रवि जी, आपको इमेज मिल जाएगी, आप घबराएं नहीं। मैम रवि जी तो वो शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को। डोर्डेलिन बेसिलाई, ये नाम समझ में आ रहा है? डोर्डेलिन बेसिली, मेरी आवाज? यस, बेसिलाई बोले या बेसिली बोले आप उसको। डोर्डेलिन बेसिलाई जो होता है ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट बेसिलाई है। ये कब एक्टिवेट होगा? जब बच्चे के शरीर में या लड़की के शरीर में या महिला के शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है। तो जब जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा, ये डोर्डेलिन बेसिलाई एक्टिव फॉर्म में आकर वेजाइना के पीएच को एसिडिक कर देगा। ठीक है, जिससे कि कॉमन टॉयलेट यूज करने पे या कहीं से इन्फेक्शन आने पर वो इन्फेक्शन या वो ऑर्गेनिज्म वहीं पर मर जाए, आगे की तरफ असेंड ना हो, आगे की तरफ फैले नहीं। लेकिन जब ये डोर्डेलिन बेसिलाई नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में एल्केलाइन मीडिया मिल जाएगा, मतलब कि नॉन एसिडिक। तो ये क्या करेगा? इन्फेक्शन इजीली ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा और कंट्रोल नहीं किया गया तो वेजाइनाइटिस के साथ साथ वो पीआईडी भी कॉज करेगा। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी कॉज करेगा। मैडम ये जो डोर्डेलिन बेसिलाई जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, और जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो मैडम ये मीडियम को एसिडिक करेगा कि बेसिक करेगा? नहीं, ये वेजाइना के पीएच को एसिडिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके मैम, ओके मैम, जी 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 जी, ठीक है। तो हम आगे बढ़े अब इसमें कि पीआईडी में अगर पहला एक रीजन हमें मिला कि मिनार्की से पहले टीनेजर्स जो हैं या उनके जिनके मेंसेस नहीं अपीयर हुए हैं, तो उनमें डोर्डेलिन बेसिलाई की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, वेजाइनाइटिस की वजह से हो सकता है। बहुत कॉमनेस्ट है एक और रीजन, वो है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, या IUCD भी बोल सकते हैं आप, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें आता है आमतौर पे कॉपर टी की हम बात कर रहे हैं। अब कॉपर टी आप सभी को पता है कि कॉपर टी अंदर की तरफ फेलिपिन ट्यूब को वो ब्लॉक करता है, और उसकी जो हाथ होती है, बाहें जो निकली होती हैं, टी शेप का जो होता है, उसमें कॉपर की बाइंडिंग होती है। वो कॉपर जो है वो रिलीज करता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि स्पर्म को डेड करवा देगा। और कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन बॉडी होने की वजह से वो फेलिपिन ट्यूब में इन्फ्लामेशन की स्टेज करवा देता है, सूजन आ जाती है जिसकी वजह से। ठीक है, और कई बार महिलाएं जो है सफेद पानी की शिकायत से भी सफर करती हैं, कमर में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है IUCD के, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के। ठीक है, इसके अलावा STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस,
ठीक है, जिसमें गोनोरिया हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, महिलाओं में, ऐसी महिलाएं जिनको ये हुआ है या जिनमें ये फैक्टर प्रेजेंट है, उनमें पीआईडी होना आम बात है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होना आम बात है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या आपको जैसे अगर बार्थोलाइटिस हुआ, सुहानी जी आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैं लास्ट में जवाब दूंगी कि ल्यूकोरिया होने पर क्या करें, ठीक है। अगर बार्थोलाइटिस हुआ, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं? कितने लोगों को पता है बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में? नहीं मैम, नहीं पता मैम। किसी को नहीं पता? लुब्रिकेंट सीक्रेट करता है मैडम, लुब्रिकेंट सीक्रेट करता है, लुब्रिकेंट से बोले आप, ल्यूब्रिकेंट सीक्रेट करता है, राइट, ठीक है। ये जो है लेबिया मेजोरा वाला जो रीजन है, वहां पर पेज नंबर आपकी बुक में वैसे पीआईडी बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं एडिशनल उसमें बता रही हूँ। हेलो मैम, बार्थोलिन ग्लैंड और वेस्टिबुलर ग्लैंड एक ही है क्या, अलग अलग है? क्या क्या? बार्थोलिन ग्लैंड और वेस्टिबुलर ग्लैंड एक ही है या अलग अलग है? ग्लैंड इज अ बार्थोलिन, वेस्टिबुलर ग्लैंड का मतलब क्या होता है? मैं आपको थोड़ी सी एक स्लाइड दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में और वेस्टिबुलर ग्लैंड। चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करता है। जी जी जी, 60 नंबर पेज है मेरी बुक में, आप लोगों की बुक में मुझे नहीं पता कि कौन सा है, ठीक है। तो जिनका प्रश्न था कि कौन से पेज नंबर से पढ़ा रही हूं मैं, तो वो पेज नंबर 60 है मेरी बुक में, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ये कितने नंबर में होता है, कितने इनकी क्वांटिटी होती है? 2 होती है मैडम, 2 होती है दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में। किसी का प्रश्न था कि बार्थोलिन वेस्टिबुलर सेम या अलग अलग है, तो बार्थोलिन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज अ वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड का जो मेजर फंक्शन है, जो काम है, वो ल्यूब्रिकेशन का काम है, ठीक है। अगर एक सेकेंड आप रुकिए, मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है आवाज। तो अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं बोलती जाती हूँ आप लोगों को। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, और अगर बार्थोलिन ग्लैंड एक मिनट, एक सेकेंड, एक बार्थोलिन ग्लैंड का मैं आपको इमेज दिखाती हूँ कि हमें अच्छा, बार्थोलिन ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो सकता है? मैम लुब्रिकेशन नहीं होगा। बताएंगे कोई? नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत जा सकती है किसी महिला के शरीर में? हाँ जी, उससे इचिंग होगी, हाँ हाँ, और ड्राइनेस रहेगा, ड्राइनेस रहेगा, खिंचाव होगा, वेजाइनल ड्राइनेस, ब्रेकिंग की भी समस्या हो सकती है। बिल्कुल सही है, इचिंग की समस्या आ सकती है। स्क्रीन शेयर, मैम बार्थोलिन ग्लैंड से बार्थोलिन हार्मोन नहीं मिलेगा ना? हार्मोन नहीं निकलता उससे, हार्मोन नहीं निकलेगा उससे, एक ल्यूब्रिकेशन होता है। जैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसी तरीके से फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड है ना। ये मेरे में क्यों नहीं शेयर होती है? एक और स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ,
ठीक है, तो बार्थोलाइटिस या बार्थोलिन एब्सिस की कंडीशन जो है वो डेवलप कौन सा, देखिए एब्सिस अगर होगा तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये इमेज दिख रही है आपको? नहीं मैम, नहीं दिख रही है अभी। नहीं दिख रही? एक सेकेंड, पहले वाला दिखा, ये नहीं दिखा आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। नहीं मैम, एक सेकेंड, ये नहीं दिखता मैम। एक मिनट नहीं दिख रही, इमेज नहीं दिख रही है? नहीं मैम, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रही मैम। अब दिखेगी शायद। देखिए मैम, नहीं दिख रही मैम। कि क्या दिखी? नहीं मैम, नहीं आ रही है। नहीं दिख रही मैम। नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ये एक बार शेयर हो जाता है, दूसरी बार नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, इसमें नहीं हो पा रहा है वो शेयर। मैम वेस्टिबुल का भी फंक्शन बता दीजिएगा डॉक्टर मनोज सक्सेना लिखा हुआ दिखा था अभी। इमेज आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ वशिष्ठ जी, आप वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, है ना? मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिए। मैडम ग्रुप में नहीं ऐड किया मैडम को। अरे मैं खुद ही ग्रुप में नहीं हूँ, आप मेरे से क्या बोल रहे हैं? मैडम हमको ऐड देखो, नहीं किया। एक होना चाहिए ग्रुप लीडर। अनिल कुमार जी, आप नंबर होना चाहिए जो शेयर करे। अनिल कुमार जी, आप चैट में नंबर कर दो। चैट में नंबर व्हाट्सएप कर दोगे सर? बाद में देख लेना सर चित्र। ठीक है, इमेज दिखेगी नहीं तो समझ कैसे आएगा? बाद में देख लोगे। मैं भेज रही हूँ आपको, भेज रही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखें। नंबर ये मैंने भेज दिया है, वशिष्ठ जी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन होगा तो जो उसका सिक्रीशन है वो क्या होगा, क्योंकि ये डक्टल ग्लैंड है, डक्ट है, थैलेन है, तो वो ब्लॉक हो गई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। जैसे कि आप पाइपलाइन देखें, पाइपलाइन में अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज आ जाएगा तो वो पानी बाहर की तरफ नहीं बह पाएगा, वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता जाएगा और वहां पे वो स्वेलिंग के फॉर्म में दिखने लगेगा, ठीक है? तो जब वो स्वेलिंग हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे बार्थोलाइटिस। आइटिस अगर वर्ड कहीं लग रहा है तो वो इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन को, राइट? अगर बार्थोलाइटिस को भी हमने कंट्रोल नहीं किया गया, इमेज मिल गई आप लोगों को? यस मैम। मैंने नंबर सेंड किया है, ग्रुप में ऐड करने के लिए बोले मैंने। आगे दिख रहा है। ग्रुप में कर लेंगे,
दिख रही है सबको, इमेज मिल गई? तो आप एक इमेज देखिएगा जिसमें पस बाहर आ रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बार्थुलिन एब्सिस, ठीक है, बार्थुलिन एब्सिस। अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन को रोका नहीं गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो क्या होगा आगे जाके, वो बार्थुलिनाइटिस से बार्थुलिन एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बार्थुलिन में एब्सिस का मतलब सबको पता है, फोड़ा हो जाना, फोड़ा बन जाएगा। तो अब आप उसमें देखेंगे कि जब पीवी किया जा रहा है, 2 फिंगर से जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है और लीबिया मेजोरा को सेपरेट करके देखेंगे, तो वहां पे स्वेलिंग जो है बार्थुलिन ग्लैंड वाले एरिया में स्वेलिंग जो है वो दिखेगी, जिसे हमने बोला है प्रेस करके जब आप देखेंगे एग्जामिनेशन में, तो वहां से पस जो है ऊज आउट होगा, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं बार्थुलिन एब्सिस, ठीक है। इस दौरान महिला को चलने में, बैठने में दिक्कत जाएगी, यूरिन का फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बार्थुलिन ग्लैंड जो है वो यूरिनरी यूरिथ्रल आउटलेट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस यस। ठीक है। अगर एब्सिस को आपने वहीं कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फट जाएगा, स्किन उसकी टेंस हो जाएगी बहुत ज्यादा तनाव होने की वजह से। ये मंसूरी जी, आप क्या क्या बोल रही हैं आप? मैडम व्हाट्सएप में दिख तो रहा है। अगर ये एब्सिस ऑटोमेटिकली फट गया, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? ऑटो ही निकल पाता है, कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा पस का अंदर ही रह जाता है, जिस बार्थुलिन एब्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फटने से पहले उसको IND करवा लेना ज्यादा जरूरी है। मैडम आपकी आवाज बहुत अटक के आ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मेरी आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी सबको? हेलो मैम, आवाज कट कट कर आ रही है। आवाज कट के आ रही है मैडम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है। देखिए, बार्थुलिन ग्लैंड में जब भी इंफेक्शन होता है, क्योंकि बार्थुलिन ग्लैंड एक डक्ट ग्लैंड है, डक्ट के साथ ट्यूब कनेक्ट, और वो ट्यूब जो है वो वेजाइना के अंदर ओपन होता है, जिससे बार्थुलिन ग्लैंड का जो सिक्री चल रहा है वो वेजाइना को मॉइस्ट, अगर ये ग्लैंड ब्लॉक हो गया, किसी तरीके से उसमें रुकावट आ गई और वहां इन्फ्लामेशन होने लगा, तो वो ट्यूब से स्राव या जो तरल पदार्थ है वो नहीं निकलेगा, वो डक्ट के अंदर ही इकट्ठा होता जाएगा। अब जब वो इकट्ठा होता जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे स्वेलिंग और सूजन आना शुरू हो जाएगी बार्थुलिन ग्लैंड में, ठीक है, और वेजाइना के एरिया को वो कंप्लीटली ड्राई कर देगा, ठीक है, सूखा कर देगा। अब वो ड्राई अगर हो गया, तो फ्रिक्शन की वजह से कई बार महिलाओं में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइनेस की वजह से के अलावा अगर ग्लैंड का इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है, तो वो एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फोड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। निकल रहा है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकते हैं। हाँ दिनेश जी, उसके मैं आपको बता दूंगी कि उसका नॉर्मल साइज कितना होता है, कितने नंबर के होते हैं। पहले आप ये सुन लीजिए, ठीक है। नहीं किया गया तो बार्थुलिन एब्सिस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
बार्थुलिन एब्सिस अगर बन गया तो दो कंडीशन हो सकती है कि हमने अगर उसको प्रॉपर इलाज दिया तो इन्फेक्शन वहीं कंट्रोल हो जाएगा, अगर इलाज प्रॉपर नहीं लिया महिला ने तो वो एब्सिस, अगर वो ऑटोमेटिकली फट गया, टीयर हो गई वहां की स्किन, बार्थुलिन ग्लैंड के वाली एरिया की स्किन फट गई, तो वो पस धीरे धीरे ऊज करके निकल के बाहर आ जाएगा। पर उस होने के चांसेस, रिकरेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रिकरेंसी के चांसेस अगर बढ़ गए, उसके पीछे रीजन है कि पस पूरा प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाया। तो यहाँ पे हम एडवाइस करेंगे कि आपसे संपर्क करके इंसीजन एंड ड्रेनेज IND करवाकर पस को पूरी तरीके से निकलवा लें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वहां पे अप्लाई करवा के सूचर्स, स्टिचेस जो दे के उसको सील कर दें, जिससे कि इन्फेक्शन बार बार महिला को ना हो। और जो वो पस निकला है उसको हम एग्जामिनेशन के लिए भेज दें, कल्चर एंड सेंसिटिविटी एग्जामिनेशन के लिए उस पस को हम भेज दें, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से महिला को बार्थुलिनाइटिस या बार्थुलिन एब्सिस की कंडीशन डेवलप हुई थी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दें। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आवाज? यस मैम। ठीक है, मैम इस डक्ट की लेंथ कितनी होती है? हेलो मैम, ये कौन सा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा? हेलो, कौन सा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा? IND यास्मीन जी, जी IND इंसीजन एंड ड्रेनेज। ओके मैम, ओके। उसके लिए एक स्पेसिफिकली ऑपरेटिव प्रोसीजर का नाम है, जिसका नाम है मार्सिपलाइजेशन, जो कि इतना डिटेल आपको नहीं है अभी। आप सिर्फ इतना याद रखें कि चीरा देके पस को बाहर निकालना है। तो I फॉर इंसीजन, चीरा देना इज इंसीजन, और पस को बाहर निकालना इज ड्रेनेज। तो AND वाला एंड है, एंड D, कैपिटल D, तो IND हम इसे कहते हैं। ठीक है यास्मीन जी, क्लियर हुआ आपको? ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। मैम इस डक्ट की लंबाई कितनी रहती है? किसी का कोई प्रश्न था कि बार्थुलिन ग्लैंड का नॉर्मल साइज या मेजरमेंट की हम बात करें तो कितना होता है? ठीक है, तो एनाटॉमी में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बार्थुलिन ग्लैंड का कितना क्या साइज होता है। पढ़ा है आप लोगों ने एनाटॉमी? नहीं पढ़ा है मैम, बता दीजिए आप। इसकी लंबाई भी होता है? मैं बता देती हूँ, स्क्रीन एक शेयर नहीं हो रही है, बस प्रॉब्लम यही जा रही है। देखिए मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। बार्थुलिन ग्लैंड की लंबाई से या उससे कुछ लेना देना है क्या? कोई नहीं, इट इज अ वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, कोई लेना देना नहीं। अगर हम इसकी लंबाई जान लेंगे तो इससे हमें कोई लेना देना तो नहीं है ना। बता देते हैं आपको। बार्थुलिन ग्लैंड का जो लेंथ होती है, उसका जो मेजरमेंट है डक्ट की, वो 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक होती है, 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक होती है। और ये जो डक्ट है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है। एक तरफ वल्वा के लेबियल रीजन के एक तरफ ये होती है और एक और तरफ, और इसका जो आप देखेंगे मटर का जो दाना होता है उतना बड़ा इसका साइज होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक ये लेंथ की साइज होती है। और कुछ मैम, एक महिला है, एक छोटा सा कंफ्यूज, एक पेशेंट है मैम मेरा। वो महिला अगर बैठती है तो तुरंत बाथरूम कर डालती है, तो उसके किस पार्ट में डैमेज होगा? उम्र बताएं आप। उम्र लगभग उसकी 32 से 34 साल के आसपास। अच्छा, डिलीवरी की हिस्ट्री बताइए। 2 बच्चियां हैं, एक तो कॉलेज में मान लीजिए लगभग 17-18 साल की है, और दूसरी जो बच्ची है वो लगभग 12th में है, तो वही 18 साल की है।
नहीं नॉर्मल डिलीवरी है, वो नॉर्मल डिलीवरी है। दोनों नॉर्मल डिलीवरी है। नॉर्मल है मैम। डिलीवरी के बाद बच्चों का वजन कितना था? डिलीवरी के दौरान कितना वजन था बच्चों का पैदाइशी? और डिलीवरी के दौरान होगा वही 1.5 kg के आसपास, 1.5 से 2 kg के आसपास। हाँ, मतलब कम था वजन तो बच्चों का। हाँ, और उनको एक समस्या और है कि उनके वेजाइनल ऑस्टिस में काफी जलन पैदा होती है। ठीक है। उनके मेंसेस प्रॉपर रहते हैं? हाँ, प्रॉपर रहते हैं। ठीक है। तो जलन के साथ साथ क्या वहाँ पे कोई डिस्चार्ज की भी शिकायत देती हैं? नहीं, डिस्चार्ज की कोई शिकायत नहीं है मैम। सिर्फ जलन होती है। ड्राइनेस की कंप्लेंट तो नहीं बताती हैं? ड्राइनेस की तो नहीं बता रहे, बस ईचिंग की प्रॉब्लम बता रही हैं। साथ ही साथ ये बोले नहीं, ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं बता रही। देखिए, आप पहले तो किसी फीमेल डॉक्टर से उनको चेक करवाइए कि वहाँ पे किसी तरीके की सूजन, लालीपन तो नहीं है, कोई दाने तो नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर बैठने के साथ ही हर बार ये हो रहा है कि जैसे ही महिला बैठती है और यूरिन अनकंट्रोलेबली वो पास आउट हो जा रहा है, तो 2 रीजन हो सकता है कि ब्लैडर की मसल बहुत ज्यादा वीक हो गई है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कमर की नस दबने से, लंबर रीजन की जो नर्व्स होती हैं जो कि ब्लैडर को सप्लाई करती हैं, वो अगर वीक हो गई होंगी या कंप्रेस हो रही होंगी बोन के बीच में, तो कई बार उसकी वजह से भी महिलाओं को यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता और वो यूरिन बैठने पे, खड़े होने पे, चलने पे, खांसने पे, छींकने पे पास हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक और पेशेंट है मैम, ये उनका जो बॉडी है वो बाहर निकल रहा है वजाइनल से। लास्ट में होता है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा योगेन जी। जो पेशेंट है उसके हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। पीआईडी की हम बात कर रहे थे कि पीआईडी में और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम उसे मेडिकली बोलते हैं सेल्फिंजाइटिस। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन है तो हम उससे बोलेंगे मेडिकली सेल्फिंजाइटिस। ये शब्द समझ में आया आप लोगों को? मैडम एक बार स्पेलिंग प्लीज बता दीजिए। सेल्फिंजाइटिस, SALPHIGINITIS, सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंग्स बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को हम मेडिकली कहते हैं सेल्फिंग्स। तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है तो आप आइटिस लगा दीजिए तो सेल्फिंजाइटिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू? यहां तक आवाज आ गई मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। तो ज्यादा मैं जोर से बोलूंगी ना तो मेरी आवाज और पूरी बैठ जाएगी। बशीर जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है मैम, यस मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, अगर ओवरीज में इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम उसको मेडिकली बोलेंगे ओफोराइटिस। ठीक है, ओवरी के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं ओफोराइटिस। या आपको जो एमसीक्यूज आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं कई बार, उसमें पूछ सकते हैं आपको कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, या उसे हम क्या कहते हैं, तो सेल्फिंजाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी में अगर सूजन आ गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओफोराइटिस। ठीक है, अगर गर्भाशय में सूजन आ गई है तो हम उसे बोलेंगे मेट्राइटिस। ठीक है, MERITIS, मेट्राइटिस, जिसका मतलब है यूट्रस की इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब इसमें आपको पीआईडी में क्या क्या लक्षण महिला में दिख सकते हैं। तो पहला तो ऐसी महिलाएं जिनमें की बार बार डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ठीक है, डीएनसी हुई हैं। इंद्रपाल जी, एंडोमेट्राइटिस या एंडोमेट्राइटिस का मतलब है यूट्रस की लेयर में इंफ्लामेशन हम बता रहे हैं। ओवरऑल अगर यूट्रस में इंफ्लामेशन है तो हम मेट्राइटिस बोलेंगे। अगर एंडोमेट्रियम में इंफ्लामेशन है तो एंडोमेट्राइटिस, मायोमेट्रियम में इंफ्लामेशन है तो मायोमेट्राइटिस। ठीक है, तो मेट्राइटिस यूट्रस को बताता है। क्लियर?
ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनमें बार बार डीएनसी की हिस्ट्री मिल रही है, बार बार डीएनसी हुई है, वो महिलाएं भी जो हैं वो पीआईडी के लिए ज्यादा रिस्क में होती हैं, हायर रिस्क पे रहेंगी। ठीक है, ज्यादा उनके लिए उन महिलाओं में पीआईडी होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, डीएनसी की हिस्ट्री अगर है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, डीएनसी क्या हुआ? पीआईडी को कैसे पहचानेंगे जी? डीएनसी क्या हुआ मैम? ये डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, ये एक सफाई करना प्रोसीजर है बेबी अबॉर्शन के बाद जी। अबॉर्शन मैम डायलेशन हाँ, अबॉर्शन के बाद होता है। ऐसी महिलाएं, भाई मनोज सक्सेना जी, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम आ रही है मैडम, आ रही है मैम, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मैम। जितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन है ना वो लास्ट में पूछे, क्या होता है ना बाकी बच्चों का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लिंक टूट जाती है। मैम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर के आंसर देंगे, उसी के लिए बैठे हैं। ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं मैम। ठीक है, प्रश्न होना अच्छी बात है। आपको मैं लास्ट में मनोज जी बिल्कुल आपके प्रश्नों के सवाल दे दूंगी, उत्तर दे दूंगी मैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करें। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं पीआईडी के? ठीक है, तो पीआईडी के जो मेन लक्षण होते हैं वो होता है कि बुखार आना, क्योंकि इन्फ्लामेशन है और बुखार भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन को इंडिकेट करता है, के बारे में बताता है। ठीक है, तो बुखार, तेज बुखार रहेगा, हाई ग्रेड फीवर। दूसरा, उल्टी होना, मछली के साथ उल्टी का शिकायत महिला को रहेगी। तीसरा, पेशाब करते समय या यूरिन पास करते समय जलन या दर्द का एहसास होना, वो भी पीआईडी के बारे में बताता है। ठीक है, नाभि के निचले हिस्से में जहां पे गर्भाशय का लोकेशन होता है, नाभि से निचले हिस्से में कंटिन्यूअसली दर्द बना रहना, उसे हम बोलेंगे लोअर एब्डोमिनल पेन। अगर ये शिकायत महिला बार बार बता रही है और वो बना हुआ है तो भी वो पीआईडी के बारे में इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कमर में दर्द रहना, माहवारी थोड़ी सी इररेगुलर हो जाना। ठीक है, उसके अलावा ये मेन जो सिम्टम है, पहला बुखार बहुत तेज रहेगा, दूसरा उल्टी की शिकायत रहेगी, तीसरा कमर में दर्द या शरीर में दर्द बने रहना, लोअर एब्डोमिनल रीजन, नाभि के निचले हिस्से में दर्द का एहसास बने रहना और दर्द रहना। ठीक है, माहवारी जो है वो इररेगुलर हो जाना, मतलब उसका टाइम जो है, जो साइकिल है वो डिस्टर्ब अगर हो गई तो हम उसे बोलेंगे कि महिला जो है वो पीआईडी की पेशेंट है या हो सकती है। उसके लिए आपको सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। अब आप इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? ठीक है, तो ट्रीटमेंट में पहला है कि यूरिन से रिलेटेड अगर शिकायत हो रही है, यूरिन में दर्द होना, बार बार जाने की इच्छा बने रहना, तो वो कई बार यूटीआई को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, और कई बार सिस्टाइटिस को भी इंडिकेट कर रहा है वो। तो आपको महिला को बोलना है कि पानी का इंटेक, वाटर इंटेक जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर दे पूरे दिन भर में, जिससे यूरिन उसको खुलकर हो। ठीक है, दूसरा, इन्फेक्शन से बचेगा, यूरिन से इन्फेक्शन जो है बाहर वॉश आउट हो जाएगा, तो वाटर इंटेक बढ़ा दें। दूसरी कंडीशन ये है कि कंप्लीट रेस्ट करे, क्योंकि बुखार है, कमर दर्द है, उल्टी है, शरीर कमजोर हो गया है, डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर उल्टी को कंट्रोल नहीं किया गया, तो यहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो हम उनको एडवाइस करेंगे मेडिकेशन के साथ। ठीक है, पेन अगर बहुत ज्यादा है, असहनीय दर्द अगर महिला को हो रहा है, तो उस दौरान हम उन्हें एनाल्जेसिक जो है वो देना एडवाइस करेंगे। ठीक है, इसके साथ इमीडिएटली आपको एंटीबायोटिक, क्योंकि इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हम एडवाइस करेंगे कि एंटीबायोटिक जो है वो लें, जिससे कि इन्फेक्शन को हम वहीं कंट्रोल कर सके और बाकी सारे सिम्टम उसके साथ ही सबसाइड या हटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका रोकथाम था। लंबे समय तक अगर इन्फेक्शन चलता रहा तो वो सीरियस कंडीशन में चला जाएगा, आगे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पीआईडी। अब मुझसे कोई पूछे कि क्या क्या सवाल है?
मैडम ये डीएनएस क्या कहलाता है, क्या होता है? पहले एक और चीज, सभी बच्चों को, बच्चे हैं स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि पीआईडी क्या होता है? जी मैम। यस मैम। जी मैम, समझ में आ गया मैम। ठीक है। किसी का एक क्वेश्चन था, हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया की कंडीशन वैसे तो जो सोनोलॉजी और इस डिपार्टमेंट में है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ये कॉमन टर्म यूज करते हैं हम, हाइपरप्लेजिया, जहाँ पे ऑर्गन जो है, जहाँ जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं यूटेराइन हाइपरप्लेजिया, तो गर्भाशय जो है वो एनलार्ज हो चुका है, वहां की टिश्यूज की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन था ये, किसने मुझे टाइप करके पूछा था। ओके मैम। मनोज सक्सेना जी, आपका कोई प्रश्न था डीएनसी के बारे में? डीएनसी एक प्रोसीजर है, माइनर ओटी प्रोसीजर है, जिसे हम बोलते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, जो कि ऐसी महिलाएं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा अगर डेड हो गया है या खराब हो गया है, तो वहां पे डायलेटेशन, पाथ को, यूट्रस को, सर्विक्स को हम डायलेट करते हैं, यूट्रस को देखते हैं, क्यूरेट मतलब छील कर जो अंदर की जो लेयर है, जो भी अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो अंदर प्रेगनेंसी का जो कंटेंट है, उसको हम स्क्रैप करके इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डीएनसी। ये सिर्फ एबॉर्शन के समय ही नहीं, बल्कि उन महिलाओं में जिनमें माहवारी बहुत लंबे समय तक चल रही है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो डीएनसी करके एंडोमेट्रियम को हम स्क्रैप करते हैं, छीलते हैं, जिससे कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कम कर दिया जाता है और माहवारी जो है वो कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, डीएनसी। ठीक है सक्सेना जी? थैंक यू सो मच मैम। जी जी, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन था? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हेलो मैम, का फंक्शन बता दीजिए। हेलो, ये अयोध्या प्रसाद जी, आप क्या जान, देखो, बार्थुलिन ग्लैंड इज अ वेस्टिबुलर ग्लैंड है, उसका फंक्शन है ल्यूब्रिकेशन का। जैसे कि एक मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, उसी तरीके से अगर बार्थुलिन ग्लैंड नहीं होगा तो कई बार मैरिड महिलाओं में अगर इंटरकोर्स के दौरान जो फ्रिक्शन होता है, अगर मॉइस्टनेस नहीं रहेगी, तरलता नहीं रहेगी, तो वो इंजरी क्रिएट कर देगा पाथ में। ठीक है, और आमतौर पे ऐसी महिलाएं जो कि मीनोपॉज में पहुंच चुकी हैं, सिंक हो चुके हैं, उस दौरान वेजाइना में जो ड्राइनेस होने लगती है, वो मीनोपॉज के बाद देखने को मिलती है, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो मेन फंक्शन यही है बार्थुलिन ग्लैंड का। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो किसी, हाँ, बिना मेंसेस आए जो महिलाएं रहती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है मैम, तो जैसे 6 महीने से बच्चे को दूध पिला रही है, 1 साल से, और मेंसेस नहीं आते और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसमें ये बताइए कि वो पहले निकलता है तो एंडोमेट्रियम तैयार रहती है क्या नहीं रहती? उसमें थोड़ा कंफ्यूज है मैम कि कैसा होता है ये प्रेगनेंसी ऐसे हो जाती है, महिला को प्रॉपर मेंसेस तो नहीं आए हुए होते हैं, 6 महीने के अगर आप बता रहे हैं कि बच्चा जो है उसको फीड करवा रही हैं, तो ओव्यूलेशन भी होना जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, एंडोमेट्रियम का थिक होना भी जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। एक का रोल नहीं है, यहाँ दोनों है साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों एक साथ काम करते हैं। ओवरी से ओवा भी रिलीज होता है और उसी दौरान यूटेराइन चेंजेस हो रहे होते हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी जो है वो बन रही होती है साथ में, अलग अलग नहीं होता कि पहले ओवा रिलीज होगा तो वेट एंड वॉच है यूट्रस में, बिल्कुल नहीं, दोनों साथ में ही सक्रिय रहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं उस दौरान। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, धन्यवाद। हेलो मैम, पीआईडी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में ट्राइकोमोनियासिस अगर हो गया है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो वेजाइनाइटिस कॉज करेगा, वेजाइनाइटिस से कई बार पीआईडी भी हो जाएगा। ठीक है मैम, इसका आपने ट्रीटमेंट, मैम जो आपने बोला था वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, तो क्या सर मैम इसका ट्रीटमेंट रहेगा? एंटीबायोटिक कौन सा? देखिए, एंटीबायोटिक इस कंडीशन में, पीआईडी की कंडीशन में
किस जगह का इन्फेक्शन है। अगर बार्थोलिन एब्सिस हो गया है तो पस को आपको कल्चर करवा के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पेसिफिक उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, हर महिला को हर ऑर्गेनिज्म कॉमनली नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, वैष्णवी जी का प्रश्न था। हेलो मैम, एंटीबायोटिक की जो रिएक्शन होता है मैम, कौन सी एंटीबायोटिक किसका बॉडी में रिएक्शन करता है, उसके लिए कौन सी टेस्ट करना पड़ता है? ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। हेलो मैम, मेरी एक पेशेंट है, उसका ना 60 इयर्स की है वो, लेकिन उनका यूट्रस रिमूव हुआ है, ठीक है। उनके वहाँ वेजाइना में बहुत खुजली होती है, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही है। देखिए, मेनोपॉज के बाद या हम बोल सकते हैं कि ओल्ड एज में सेनाइल चेंजेस में कंडीशन में ड्राइनेस होना बहुत कॉमन है। हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से ही महिलाओं में ये ड्राइनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा मैम, लेकिन उनका यूट्रस तो रिमूव हुआ है और जब वो 40 इयर्स की थी तो हो ही रही है डेफिशिएंसी। यूट्रस रिमूव करवाएं या मेनोपॉज आए, दोनों में डेफिशिएंसी होनी है ऑर्गन की, क्योंकि ऑर्गन ही नहीं है, वो हार्मोन ही नहीं सिक्रीट करेगा। अच्छा मैम, उनका ओवरी तो है, तो ओवरी के जो हार्मोन्स है वो कैसे, ओवरी उन्होंने कहाँ जोड़ी होगी, कुछ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। नहीं, देखिए, कंप्लीट हिस्टेक्टोमी हुई है, पार्शियल हिस्टेक्टोमी हुई है, वो आपको पहले हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है यास्मीन जी। हाँ, नहीं, आपको उनकी जी बस पार्शियल जब आप देखेंगे मैम, वो ओवरी है, उनके ओवरी है। बिल्कुल सही बात है, ओवरीज है। ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, उसका बहुत डिटेलिंग है, ठीक है। दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, या सोनोलॉजिस्ट वैष्णवी जी सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम, अगर ओवरीज है तो एस्ट्रोजन हार्मोन कंप्लीट एब्सेंट, इट इज द काउज ऑफ मेनोपॉजल। अगर वो पेशेंट 60 के एज के आसपास है तो उसमें तो एब्सेंट ही है ना एस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसमें तो ड्राइनेस वगैरह तो आ ही सकती है। उनका ये है प्रश्न कि मैम उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में देखिए, एक तो 60 इयर्स ड्राइनेस अगर है, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है उनको, तो कई बार उनको HRT दिया जा सकता है, बट कितना काम करेगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि एज उनकी 60 हो चुकी है। सेनाइल चेंजेस आ रहे हैं, उम्र के साथ चेंजेस आ रहे हैं। ये प्रश्न था एक, हाँ वैष्णवी जी पूछिए। ये शाहीन, मैं शायद नाम शाहीन जी, मंसूरी जी, आपका मैं बिल्कुल समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन ये शेयर ही नहीं हो पा रहा है स्क्रीन। मेरे PPT जो तैयार है वो शेयर ही नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं PPT शेयर कर दूंगी वशिष्ठ जी को, वो आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है? जी मैम, जी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे वशिष्ठ सर। हाँ जी, तो हम लोग देख लेंगे फिर उसको। बिल्कुल, मैं उनको शेयर पढ़ा रहे थे, कोई ध्यान नहीं देता उस पर, बट आप जब कंप्लीट समझाओगे, हमें एक्सप्लेन कराओगे तो समझ में आएगा। यूँ देखने से समझ में नहीं आता। जैसे सलोनी दावरे मैम हमें समझाती थी स्क्रीन बोर्ड पर, और मैम हमें ना नोट भी नहीं बना पाते, क्लास नहीं सो जाती है। आई अंडरस्टैंड कि आप मैं उसमें क्या करूं, टेक्निकल इश्यूज आ रही है। प्रॉपर्ली नोट्स बना, आप अपनी कंप्लेन पूरी कर दें पहले। हाँ जी, शाहीन जी, मंसूरी जी। मैम हमें प्रॉपर समझ में भी आता है, बट हम नोट्स नहीं बना पाते। आप थोड़ा फास्ट भी पढ़ाते हैं, इस वजह से शायद स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ाए तो हम प्रॉपर नोट्स बना पाए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास बुक है? मैम बुक में सॉर्ट आउट दिया, आप थोड़ा डीपली पढ़ाती है ना तो हमें समझ में मैं डीपली मेडिकल लेवल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का जो सिलेबस या जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं, वो मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि उसमें कितना डिटेलिंग आपको है, तो मैं कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें एडिशनली उसमें आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैडम जरूरी है।
बार्थेलोनाइटिस, अब मैं हर चीज उसमें टाइप करके आपको मेडिकल प्रोसीजर, जो मेडिकल स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, वो पूरा प्रोसीजर मैं सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर, आपको नाम भर बता सकती हूँ। उसका डिटेल अगर मैंने आपको बताया तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। नहीं मैम, बहुत सही है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और बोर्ड पर भी नजर नहीं आता। उसके बारे में आपको बताऊं पर मैम बोर्ड पर नजर नहीं आता, फिर मैं कोशिश करूंगी कि इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। दिक्कत नहीं है मैडम, ऐसा भी तो हो सकता है मैडम कि आप अभी वशिष्ठ जी को भेज दे और वशिष्ठ जी अभी सर्कुलेट कर दे ग्रुप में और अभी उसका कंफर्मेशन हो जाए। मैं बिल्कुल गोपाल जी, मैं आपकी बात भी समझ गई, मैं सर्कुलेट करवा देती हूँ। बार्थेलोनाइटिस, बार्थिन एब्सेस क्या होता है, क्योंकि कई बार इमेजेस नहीं होने की वजह से डाउट थोड़ा सा रहता है, कितना ज्यादा इंसान इमेजिनेशन करेगा, है ना। तो मैं आपको वो सर्कुलेट करवा देती हूँ। पीआईडी क्या होता है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स क्या होता है। देखिए, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इतना सा दिया है आपके उसमें, अगर मैं इसको पढ़ाने बैठी तो ये पूरा 1 महीने का चैप्टर है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है। हेलो, तो हाँ जी, एक क्वेश्चन है मैम, पहले किसी एक का सॉल्व कर दूं, धीरज कुमार जी, फिर आपका सॉल्व करती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मंसूरी जी बिल्कुल आपकी बात समझ गई, मैं सर्कुलेट कर दूंगी, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। वैष्णवी जी का एक प्रश्न था, मैं उसके बाद धीरज जी आपका ले लेती हूँ, ठीक है जी। वैष्णवी जी। मैम, मेरा प्रश्न था, मतलब आफ्टर डीएनसी के बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग आती है, जब स्कैनिंग के दौरान पता चलता है उसमें आरपीओसी मतलब रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कुछ पार्ट फंसा हुआ है, तो मैम क्या कारण रहता है, क्या सही से सफाई नहीं हो पाती? बिल्कुल, इसके पीछे है पहला रीजन, एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्ट है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट डॉक्टर होगा डीएनसी के दौरान, उतनी ही स्मूथली, उतनी ही क्लियरली वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को स्क्रैप करके एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। कंटेनर में कलेक्ट करने के बाद डॉक्टर का काम नहीं खत्म हो जाता है, वहां पे वो उसको थॉरोली चेक करता है कि पूरे पार्ट्स हैं भी या नहीं, कितना कंटेंट निकला है, कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी थी तो कितना प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और नॉलेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थैंक यू जी। ज्यादातर ऐसी केसेस आते हैं। हाँ जी जी, क्या बोला आपने? ज्यादातर अब यही आ रहा है ना, आफ्टर डीएनसी के बाद आरपीओसी देखने को मिल रहा है पेशेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इवन डिलीवरी के बाद भी रिटेंशन ऑफ प्लाजेंटा की कंडीशन हो जाती है। डॉक्टर या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कई बार नहीं ध्यान दे पाते हैं, अंदर कुछ ना कुछ रह गया, अगर इतना सा भी हिस्सा रह गया अंदर तो वो ब्लीडिंग लंबे समय तक चलेगी उसको। जी, ब्लड लॉस होता रहता है ना, ब्लड लॉस होगा, एनीमिक हो जाएगी, और उस एनीमिया की वजह से 10 बीमारियां और शरीर में इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। एक मैं धीरज कुमार जी का प्रश्न ले लेती हूँ आज का। जी मैम, एक पेशेंट है, मतलब उसकी ब्लीडिंग कम से कम 1 मंथली हो गई, सही नहीं हुआ। हाँ, तो उसका क्या कारण हो सकता है मैम? देखिए, कारण अगर पता करना है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो एज आपको देखना पड़ेगा, मीनोपॉज की एज में तो नहीं है महिला, 32 है, तो क्या पिल्स यूज कर रही थी वो बहुत लंबे समय तक, या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी चल रही है, वो रीजन हो सकते हैं, जिसके लिए आपको बेस्ट है टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आप सोनोग्राफी एक बार करवा लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यूट्रस या गर्भाशय में किसी तरीके की गठान, किसी तरीके की स्वेलिंग, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, वो सब आपको पता चल जाएगी, जिससे ये पता चले कि ब्लीडिंग इतनी क्यों जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? दिन में कम से कम 3 से 4 बार जाती है। आपको उसके लिए बेस्ट है, आपको एज अ डॉक्टर आपको उनकी सोनोग्राफी करवा लें एक बार, है ना जी। थैंक्स मैडम, एक बैक्टीरिया का नाम बताना आप एक बार रिपीट करना। किसका इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं मैम इसमें पीआईडी में जो इन्फेक्शन होता है वो ट्राइकोमोनियासिस होता है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और अगर डिटेल में चाहिए आपको तो मैं और भी ऑर्गेनिज्म बता सकती हूँ जो कि आपकी किताबों में नहीं दिया है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं।
इसमें है आपका स्टेफाइलोकोकस, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में हम बोले तो स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, स्यूडोमोनास, ठीक है, क्लेप्सिला, गोनोरियल ऑर्गेनिज, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एसटीडी की वजह से अगर पीआईडी हो रहा है तो उसमें हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, ठीक है, क्लेमेडियल ट्राइकोमेटाइटिस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। आप एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। सारे ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोनोरियल भी है, क्लेमेडियल भी है, क्लेप्सिला है। क्या बोल रही हैं रीना जी? मैम जो ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं इसकी पिक सेंड कर दीजिए पूरी। हाँ, मैं ये सही है, मैं पिक सेंड कर देती हूँ आपको। जी। वैसे आपकी बुक में इनके बारे में नहीं दिया है, पर आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि इसका हम करवा सकते हैं, ठीक है। मैम ल्यूकोरिया कैसे खत्म होगा? ल्यूकोरिया का कारण खत्म करना पड़ेगा उसके लिए। मैडम आपके जितने भी क्लासेस हुए मैम, तो आप उन सभी की पीपीटी भेज दीजिएगा। जी सक्सेना जी। मैम मैं बोला था जितने भी आपके क्लासेस हुए हैं तो उनकी जितनी भी पीपीटीज हैं तो आपको शेयर कर दीजिएगा सर को, वसंत सर फिर सारी की तो पीपीटीज नहीं है, पर आज की क्लास की मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। मैडम ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना हमको, वो कुछ मैं आशीष जी से बात कर लीजिए, वो कर देंगे आपको। हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं आपका नंबर ऐड कर लिया हूँ, अभी ऐड कर दे रहा हूँ क्लास के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सिस्टर जी खुद ही इतना एक्टिव रहते हैं, फिर भी आप लोग शिकायत करते हैं। क्या है ना, जो काम करता है उसी से शिकायत होती है हर किसी को। काम नहीं करता उससे कोई क्या शिकायत करेगा? जो मैम काम ही नहीं कर रहा उससे क्या शिकायत करेंगे, जो काम करेगा उसी से तो बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। अच्छा, मेरी थोड़ी सी क्या है, हम जब मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेनली इंग्लिश में ही होती है। फ्लुएंसी या स्पीड उतनी ही ज्यादा ही रहती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा और उसको स्लो कर दूं स्पीड को। मैडम स्पीड ठीक है। नहीं ठीक है मैम, स्पीड ठीक है, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैम। पढ़ाने का तरीका सब ठीक है मैम, बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल ठीक पढ़ा रही है मैम। बस ये है कि बस इतना है कि उसकी जिनकी भी पीपीटी वगैरह या पिक्चर्स रहती है वो आप शेयर करते रहिए, बाकी आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्लास से पहले हाँ मैं क्लास से पहले वशीष जी को शेयर कर दिया मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, जिससे कि धन्यवाद, जिससे कि आप लोग उसको रीड कर लें, ठीक है। अब लास्ट नेक्स्ट क्लास जो कल होनी है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे। जी मैम। मैम क्लास लेने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाता है, ये समझ के चलिए। ठीक है, थैंक यू। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पर है मंसूरी जी, शाइन मंसूरी जी। यस मैम। कॉन्ट्रासेप्टिव पे क्लास है। हम लोगों की जो मेडिकल की बुक है और आपकी बुक में बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, बहुत ज्यादा है। मैं आप चाहें तो हम अपनी मेडिकल बुक वाला स्क्रीन आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैम शायद आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन मैं नहीं बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाती हूं। मुझे हर टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं, आप बिल्कुल उसको अदरवाइज ले रहे हैं। हर तरीके का बच्चा होता है, आपका कहना भी बिल्कुल सही था। मैं अगर पहले से बता के रखूंगी तो आप लोग रीड करके रखेंगे, और रीड करने से जब क्लास में रिपीट होगा तो माइंड में फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक बार और टॉपिक का नाम बताइए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स। थैंक यू मैम। ठीक है, मैं अभी उनकी फोटोज मैं फोटोज इंग्लिश में है, इंग्लिश में फॉरवर्ड करूंगी, हिंदी नहीं है मेरे पास। हेलो शेयर करती हूँ। आज की वैसे क्लास यही खत्म हो रही है। थैंक यू मैम। किसी का एक और प्रश्न है? थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव की। अभी मैं इमेज फॉरवर्ड कर देती हूँ। जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही सेक्शन भेजूंगी, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। आपको ऐड कर दिया, मैसेज मिल गया ना?
अनिल जी आपको ऐड कर दिए, मैसेज मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एंड करूं यहाँ पे क्लास? ओके मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, गुड डे। थैंक यू सो मच मैम। गुड डे।